नमस्कार, मैं तरुण वर्मा और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में आपसे शेयर करूँगा कुछ थॉट्स, कुछ ओपिनियंस और कुछ अपने व्यू पॉइंट्स कि जिन बच्चों के पेरेंट्स में डिवोर्स हो रहा होता है या डिवोर्स हो चुका होता है या सेपरेशन अगर हो रहा होता है, मतलब किसी तरह से पेरेंट्स जो हैं वो साथ नहीं रहते, या तो डिवोर्स का प्रोसेस चल रहा है इसलिए साथ नहीं रहते, या बस उनके भी सेपरेशन है क्योंकि उनकी बनती नहीं। ऐसे में बच्चों के मेंटल हेल्थ पर क्या असर पड़ता है और क्या किया जा सकता है, क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिसको कि ध्यान में रखना जरूरी है ताकि बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य उस पर ज्यादा असर ना पड़े या कम से कम असर पड़े। टिप्स या सजेशंस नहीं दूंगा, आप ये कह सकते हैं कि कुछ व्यूज शेयर करूंगा कि क्या क्या करना जरूरी हो सकता है, किन बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। क्योंकि पहले तो यह समझना जरूरी है कि बच्चा कैसे भी तरह के हाउस होल्ड में हो, चाहे वो ज्वाइंट फैमिली हो चाहे न्यूक्लियर फैमिली हो, जब भी पेरेंट्स के बीच सेपरेशन होगा, डिवोर्स का प्रोसेस चल रहा होगा या डिवोर्स्ड होंगे पेरेंट्स, बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर, मेंटल हेल्थ पर असर आएगा जरूर। बहुत सारे बच्चे इस हालात से गुजरते हैं दुनिया भर में, जब पेरेंट्स का या तो सेपरेशन हो गया हो या फिर पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया हो। सबसे ज़्यादा स्ट्रेसफुल टाइम तब होते हैं जब पेरेंट्स का डिवोर्स प्रोसेस चल रहा होता है। इस वीडियो में स्पेसिफिक मैं डिवोर्स पर फोकस नहीं करूंगा, उसके लिए मैं अलग वीडियो में आपसे कुछ टिप्स या व्यूज शेयर करूंगा। इसमें हम कॉमन फिनोमिनन के ऊपर बात करेंगे कि पेरेंट्स के अलग हो जाने से या उनके बीच काफी टाइम से मैरिटल डिस्कॉर्ड चलने की वजह से बच्चे पर क्या असर आ सकता है मेंटली, साइकोलॉजिकली। हिंदुस्तान जैसे देश में मैरिज में जब इनस्टेबिलिटी होती है तो उसके ऑप्शंस बहुत कम होते हैं, क्योंकि लोग डिवोर्स बहुत जल्दी, बहुत इजीली अप्रोच नहीं करते। इनफैक्ट वेस्टर्न कंट्रीज में, नॉर्थ अमेरिका या वेस्टर्न यूरोप या कुछ और देशों में लोग काफी सारे ऑल्टरनेटिव्स अप्रोच करते हैं, जैसे कि कोहैबिटेशन, मतलब कि अपने किसी पार्टनर के साथ जाके रहने लगते हैं, किसी और पार्टनर के साथ, जिसमें कि वो बच्चे और अपनी मेंटल हेल्थ का थोड़ा ध्यान रख पाएं और शायद आगे की अपनी दूसरी जो लाइफ है मैरिज के बाद जो शुरू करना चाहते हैं या सेपरेशन के बाद किसी और पार्टनर के साथ अपना रिलेशन बेटर करना चाहते हैं, उसके लिए वो वर्क कर पाएं। पर हिंदुस्तान में ऐसा नहीं होता, इतना कॉमन नहीं है, ना के बराबर लोग इस तरह का कुछ ऑल्टरनेटिव अपनाते हैं। अक्सर डिवोर्स या सेपरेशन के बाद या तो कोई अपना घर, मतलब कि पेरेंट्स का घर रह जाता है, या अगर उनका खुद का घर होता है या किराए पर रह सकते हैं किसी तरह से, तो वहां पर लोग अक्सर रहते हैं। और ऐसे में सिंगल पेरेंट के साथ रहने की कंडीशन बन जाती है उन बच्चों की जो कि इस पेरेंटल सेपरेशन के इस पूरे प्रोसेस से गुजर रहे हैं। अगर हम देखें वर्ल्ड वाइड तो यूनाइटेड स्टेट्स में 1950-60 के दशक में एक बहुत बड़ा चेंज आया था, और जो ट्रेडिशनल फैमिली सिस्टम था उससे उन्होंने एक शिफ्ट लेना शुरू किया था, जिसमें वो कई सारे दूसरे ऑप्शंस एक्सप्लोर कर लेते थे। जैसे कि मैंने बताया कि कोहैबिटेशन, मतलब कि जैसे लिव इन रिलेशनशिप्स होती हैं, बिना शादी किए लोग साथ रहते हैं, बच्चे भी पैदा कर देते हैं। ऐसे ट्रेंड बहुत कॉमनली वहां चलने शुरू हुए थे और आज भी काफी कॉमन है। इसी के साथ 50-60 के दशक में ही यूएस में डिवोर्स रेट्स भी बहुत हाई हुए थे, जो कि मुझे ऐसा देखने में लगता है शायद इंडिया में वो दशक अभी आने वाले हैं, क्योंकि इंडिया में मैरिटल इनस्टेबिलिटी का एक बड़ा दौर देखने में आ रहा है, जहां पर कि बहुत सारी मैरिजेस कई वजहों से अब टूटने के कगार पर खड़ी हो जाती है, जिसमें कि डिवोर्स लेने में ज्यादा समय नहीं लगाते कपल्स। इसको अच्छा बुरा हम नहीं देख सकते, अच्छा है बुरा है, कई लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है तो कई लोगों के लिए ये बहुत बुरा होता है। अच्छा इसलिए होता है क्योंकि टॉक्सिक रिलेशन में लंबे समय तक रहने से जो नुकसान होते हैं उनको बचाया जा सकता है, और बुरा इसलिए होता है क्योंकि कई बार हम बहुत जल्दी, बहुत अनरियलिस्टिक रीजंस की वजह से बिना रिलेशनशिप पे काम किए हम एक पार्टनर से अलग हो जाते हैं। खैर वो एक अलग चर्चा का विषय है। तो अगर हम पाश्चात्य देशों, मतलब वेस्टर्न कंट्रीज के हिसाब से अगर कंपेयर करें तो शायद अभी हम एशियन कंट्रीज, मतलब इंडिया स्पेसिफिकली, शायद अभी शुरुआती लेवल पर है, जिसमें कि हम बस बढ़ ही रहे हैं एक ऐसी दिशा में जहां पर कि डिवोर्स रेट्स और कुछ दूसरे ऑल्टरनेटिव फैमिली सिस्टम्स के धीरे धीरे एक्सप्लोर किए जाएंगे। अमेरिका में एक अनुमान है कि 60% बच्चे अपने एक्चुअल बायोलॉजिकल पेरेंट्स के साथ नहीं रहते। रिसर्च ऐसा बताती है कि बच्चे, चाहे वो बहुत छोटे इन्फेंट हों, 1-2 साल के बच्चे हों, टॉडलर हों, 3-4 साल के बच्चे, प्री स्कूल चिल्ड्रन, या फिर स्कूल गोइंग बच्चे हो, 5-6-8 साल तक के बच्चे, और एडोलेसेंट्स भी जो कि 13, 15, 17, 18 के एज के होते हैं,
इन सभी तरह के बच्चों पर, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, चाहे वो एक बच्चा हो या कई सारे सिबलिंग्स हो, सभी अलग अलग पैटर्न्स में देखने में आता है कि बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ता ही है पेरेंटल डिवोर्स या सेपरेशन का। और बहुत सारी रिसर्चेस ने बड़ा क्लियरली ऐसा दिखाया है। बच्चों में एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स, एकेडमिक प्रॉब्लम्स, जिसमें कि उनके मार्क्स कम आने लगते हैं, बच्चे पढ़ाइयाँ छोड़ देते हैं, बच्चे स्कूल जाना मना कर देते हैं, डिसरप्टिव बिहेवियर्स हो जाते हैं, कंडक्ट प्रॉब्लम्स, तोड़फोड़ करना, गुस्से में आ जाना, बहुत ज़्यादा गाली गलौज करना, घर में अपने किसी पेरेंट के साथ मारपीट करना, और ड्रग सब्सटेंस अब्यूज जैसे केसेस भी बढ़ जाते हैं। मतलब बच्चे उस घर के डिफिकल्ट एनवायरनमेंट से एस्केप करने के लिए ड्रग्स, अल्कोहल की लत में पड़ जाते हैं। और किसी किसी केस में आजकल जो देखने में आता है, वीडियो गेम एडिक्शन या पॉर्न एडिक्शन भी देखने में आता है। इसी के साथ कई बच्चों में एंजाइटी और डिप्रेशन की प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा देखने में आती है। तो इस तरह के कई सारे मेंटल हेल्थ रिस्क बने रहते हैं उन बच्चों पर जिनके कि पेरेंट्स में या तो डिवोर्स हुआ है या प्रोसेस चल रहा है या बस सेपरेशन हुआ है। यह भी देखने में आता है कि जो बच्चे ऐसी फैमिलीज में पल रहे हैं या पले बड़े हैं, उनमें रिस्की सेक्सुअल बिहेवियर के चांस भी बढ़ जाते हैं जब वो थोड़े एडल्ट हो जाते हैं। और साथ ही साथ जब वो खुद भी अपनी रिलेशनशिप्स या अपनी फैमिलीज बनाते हैं, उसमें भी एक तरह की इनस्टेबिलिटी बनी रहती है। और ये जो रिस्क होता है, ये 1.5 से 2 गुना ज्यादा होता है। मतलब उन बच्चों के मुकाबले जिनके फैमिलीज में किसी तरह का डिवोर्स सेपरेशन नहीं हुआ, उनके मुकाबले 1.5 से 2 गुना रिस्क इन सब प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर्स का बना रहता है। हालांकि पिक्चर हम कह सकते हैं कि कुछ घरों में, कुछ परिवारों में बहुत नेगेटिव, बहुत एक्सट्रीम और कॉम्प्लिकेटेड होती है, पर ज्यादातर बच्चे इस पूरे डिवोर्स या सेपरेशन प्रोसेस से बिना किसी मेजर प्रॉब्लम के निकल जाते हैं। क्योंकि बच्चों में और फैमिलीज में, लोगों में एक रेजिलियंस होती है, या जिसे हम आम भाषा में कहते हैं कि विल पावर होती है, जिसकी वजह से वो इस बुरे दौर से जब निकल जाते हैं तो अच्छा बनकर निकलते हैं। ऐसा नहीं लगता कि ज्यादातर बच्चों पर बहुत गंभीर परिणाम आते हैं। कई सारे बच्चे, मेजॉरिटी जो है बच्चों की, वो आराम से निकल जाती है इस प्रोसेस से, किसी ना किसी तरह से वो ढल जाते हैं एक अलग माहौल और एक अलग लाइफ में। पर हाँ, कुछ बच्चे, कुछ फैमिलीज, कुछ एनवायरनमेंट्स और कुछ पेरेंट्स ज्यादा वल्नरेबल होते हैं, ज्यादा सेंसिटिव होते हैं इन सब स्ट्रेसेस और इन सब माहौल की वजह से। पर इसका मतलब ये नहीं कि जो सबसे रेजिलियंट बच्चे हैं वो भी जब बड़े होंगे तो वो बड़े हेल्दी इंडिविजुअल की तरह बड़े होंगे। ऐसा नहीं है। किसी ना किसी तरह की इमोशनल या कोई बिहेवियरल प्रॉब्लम्स अक्सर उनमें देखने में आती है। और जिन फैमिलीज में डिवोर्स सेपरेशन नहीं हुआ, उनके मुकाबले इनकी मेंटल हेल्थ थोड़ी पुअर रहती ही है। सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है या देखने में आता है इनके लाइफ के आउटकम्स पर, जैसे कि रिलेशनशिप सेटिस्फैक्शन, अपना करियर में कितना ग्रो कर रहे हैं या अपने एकेडमिक्स में कितना ग्रो कर रहे हैं। ये जो लाइफ के आउटकम्स होते हैं, इनमें एक भारी कमी देखी जा सकती है, भले ही उनकी मेंटल हेल्थ ठीक ठाक रहे। तो कहीं ना कहीं उनकी, कह सकते हैं कि मेंटल एनर्जी या उनके जो सारे जो एफर्ट्स हैं, सारे जो लाइफ के प्रति जो उनकी जो इन्वॉल्वमेंट है, वो कहीं ना कहीं उस पर असर आता है। पेरेंटल डिवोर्स या सेपरेशन के टाइम पर जिन वजहों से ज़्यादा असर पड़ते हैं, उसमें हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ डिवोर्स या सेपरेशन का ही असर पड़ रहा है। उसमें बहुत सारे दूसरे, हम कहते हैं कि कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स होते हैं, रिस्क फैक्टर्स जिन्हें कहा जा सकता है, जिनकी वजह से ज्यादा असर पड़ता है बच्चों पर। मतलब कि डिवोर्स या सेपरेशन के टाइम पर पेरेंट्स आपस के कॉन्फ्लिक्ट को कैसे हैंडल कर रहे हैं, कितनी उनमें लड़ाइयां हो रही हैं, कितना वो एक दूसरे के साथ गाली गलौज या वायलेंस करते हैं, मतलब मारपीट भी हो सकती है, कितने ज्यादा, कितने कॉम्प्लिकेशन से वो गुजरते हैं, कितना लंबा टाइम वो डिवोर्स या सेपरेशन के प्रोसेस में लेते हैं, इकोनॉमिक स्ट्रगल्स उनकी क्या है। एक फीमेल जो कि सेपरेट हो रही है अपने हस्बैंड से, उस पर बच्चे को पालने की जिम्मेदारी भी होती है। अगर वो इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं है, फाइनेंशियली अगर वो अपने को कैपेबल नहीं मानती, तो ऐसे में भी ये एक सिग्निफिकेंट फैक्टर है कि बच्चे की मानसिक स्वास्थ्य पर ज्यादा असर आएगा। तो ऐसे जो दूसरे कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं जो कि सेपरेशन या डिवोर्स के साथ जुड़े होते हैं, उन पर ज्यादा डिपेंड करता है कि बच्चे की मानसिक स्वास्थ्य कितना असर उस पर पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि बस सेपरेशन हो रहा है, डिवोर्स हो रहा है तो बच्चे बहुत बुरी कंडीशन में जाएंगे, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं होता। अगर एक पेरेंट जिसके साथ बच्चा रह रहा है, अगर वो मदर ही है, जैसा कि ज्यादातर केस में होता है, अगर मदर फाइनेंशियली स्ट्रांग है, उसको अपने कॉन्फ्लिक्ट्स, अपनी पर्सनल मेंटल हेल्थ इश्यूज को डील करना आता है, उसने सही स्ट्रेटेजी, सही तरह से कोप करके, सही सोशल सपोर्ट लेकर अगर उसने यहां से बाहर निकलने का एक रास्ता ढूंढा है, तो बच्चों पर
इस पूरे सेपरेशन डिवोर्स प्रोसेस का असर बहुत कम आएगा। ऐसे में अगर हम देखें कि इस पूरे प्रोसेस में पेरेंट्स की जो ओवरऑल जो रिलीजन, एथनिसिटी, उनका फैमिली बैकग्राउंड, फैमिली वैल्यूज, या जिसे कहते हैं कि समाज का हमारे ऊपर जो असर आता है, उसका भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है कि बच्चे किस मानसिक अवस्था से गुजरेंगे। क्योंकि कई फैमिलीज में डिवोर्स को सही माना जाएगा, कईयों में नहीं माना जाएगा। किसी किसी केस में डिवोर्स के बाद रीमैरिज को अच्छा माना जाएगा, किसी में नहीं माना जाएगा। कई परिवारों में रेजिस्टेंस ज्यादा होगी डिवोर्स को लेकर। तो ऐसे में कई सारे जो बैकग्राउंड कल्चरल फैक्टर्स हैं वो भी मैटर करते हैं कि बच्चों पर कितना असर आएगा, क्योंकि उस स्ट्रेस से ना ही सिर्फ बच्चा, उसका पहले पेरेंट गुजरेगा। तो बाकी के लोग जो फैमिली में मौजूद हैं, जिसे हम कहते हैं कि समाज की जो सोच है जो कि इन्फ्लुएंस कर रही है पेरेंट को, उसका असर बहुत पड़ेगा। तो इन सब चेंजेस और इन सब परेशानियों को देखते हुए ये बहुत जरूरी है कि पेरेंट्स और साथ ही उनसे जो कंसर्न्ड अथॉरिटीज हैं जो कि डिवोर्स या किसी भी प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं, जैसे कि फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, बच्चे के दादा दादी, नाना नानी या चाचा मामा टाइप ये जो लोग हैं ये हो सकते हैं, या लॉयर्स हो गए, जज हो गए, इंक्लूडिंग उनके डॉक्टर्स और फिजिकल या जो भी मेंटल हेल्थ उनके जो प्रोफेशनल्स हैं जिनसे वो कांटेक्ट में हैं पेरेंट्स, इन सब के लिए ये देखना जरूरी है। इसके लिए सेंसिटिव रहना जरूरी है कि बच्चों पर क्या असर आ रहा है इस पूरे डिवोर्स या सेपरेशन प्रोसेस का। क्योंकि अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से देखा जाए, जहां वैसे ही मेंटल हेल्थ पर अवेयरनेस बहुत कम होती है, ऐसे में डिवोर्स के रेट अगर बढ़ रहे हैं या बढ़ जाते हैं किसी भी तरह से, या डिवोर्स नहीं भी होते कई परिवारों में, अगर सिर्फ सेपरेशन, लड़ाइयां हो रही हैं, तो बच्चे अक्सर नेग्लेक्ट हो जाते हैं, जबकि बड़ी उम्र में जाकर यही बच्चे वो सारी मानसिक समस्याओं से गुजरेंगे जो ना होता अगर उनके पेरेंट्स ने सही तरह से अवेयरनेस के साथ उनके मेंटल हेल्थ को ध्यान में रखकर कुछ अलग इनिशिएटिव्स या स्टेप्स लिए होते। तो ऐसे में प्रिवेंटिव वे में अगर देखा जाए तो कुछ मेजर्स, कुछ चेंजेस लाने जरूरी हैं, जिसमें कि इस फैमिली ट्रांजिशन को बहुत ही स्मूथ बनाया जा सके बच्चे के लिए, और अनड्यू प्रेशर, स्ट्रेसेस ना आए जो कि प्रिवेंट किए जा सकते हैं, पर छोटी छोटी गलतियों की वजह से बच्चों पर बड़ा असर दे सकती हैं ये गलतियां। इसलिए डॉक्टर्स को, स्कूल्स को, स्कूल काउंसलर्स, टीचर्स को भी यहां पर उनका भी बहुत बड़ा रोल आएगा। उनको खासकर कुछ ऐसे वार्निंग साइंस देखने पड़ेंगे जो कि दिखाते हैं कि बच्चा अब पहले के मुकाबले थोड़ा बदल रहा है, थोड़ा डिफरेंट दिखाई दे रहा है, जो कि शायद हो सकता है बच्चा खुद आके थोड़ी ना कहेगा कि मुझे डिप्रेशन है या मुझे एंगर इश्यूज आ रहे हैं। बच्चा ऐसा नहीं बोलेगा, पर बच्चे के बिहेवियर में जाके ये चीजें दिख सकती हैं। तो ऐसे में आसपास जो बड़े और मैच्योर लोग हैं उनको ये जिम्मेदारी निभानी होगी कि बच्चे के अंदर आने वाले बदलावों को डिटेक्ट कर सकें टाइमली और सही तरह से। तो ऐसे में अगर सही टाइम पर आइडेंटिफाई हो जाती हैं प्रॉब्लम्स, शायद बच्चों के बहाने ही सही, पेरेंट्स शायद आपस में एक दूसरे की लड़ाइयों में इतने काउंसलिंग या कुछ और लेने के लिए इंटरेस्टेड ना भी हो, पर बच्चे के बहाने ही सही काउंसलिंग और मेंटल हेल्थ को लेकर हेल्प ली जानी जरूरी है, जिससे कि बच्चों पर भी और पेरेंट्स का आपस में भी इश्यूज ऐसे ना हो कि किसी की मेंटल हेल्थ पर ज्यादा असर आए। तो किसी ऐसे फैमिली थेरेपिस्ट, कपल थेरेपिस्ट, मैरिटल थेरेपिस्ट या कोई भी ऐसा क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या कोई रिलेशनशिप्स में एक्सपर्टाइज रखने वाले साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना बेहद जरूरी है, ताकि इस बड़ी कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन को रिजॉल्व करके कोई एक आसान स्मूथ रास्ता निकाला जा सके, जिससे कि बच्चे पर लड़ाइयों का ज्यादा असर ना आए। अक्सर एक कंडीशन देखने में आती है, या इसे प्रॉब्लम भी कह सकते हैं, कि जब सेपरेशन या डिवोर्स हो रहा है तो जब कोर्ट, मतलब लॉयर्स, जजेस इन्वॉल्व होते हैं, किसी तरह से लीगली सेपरेशन जब हो रहा होता है, तो बच्चे की कस्टडी फादर को दे दी जाती है कुछ दिन के लिए, या किसी किसी टाइम पर, किसी किसी दिन, थोड़े थोड़े घंटों के लिए मिलने के लिए दे दी जाती है। इन कंडीशंस में कॉन्फ्लिक्ट काफी ज्यादा देखने में आता है, क्योंकि फादर और उसके फैमिली वाले बच्चे को किसी ना किसी तरह से अपने पास ज्यादा से ज्यादा देर रखने के लिए उसे पैम्पर करने के एफर्ट्स करते हैं, और जो मदर की जो फैमिली है अपने लेवल पर किसी ना किसी तरीके की उधेड़ बुन में, सोच में, कोई प्लानिंग में लगे रहते हैं। मतलब दोनों तरफ से कुछ ना कुछ खींचतान चलती रहती है। हालांकि कोर्ट तो इस तरह के ऑर्डर्स दे देता है कि जो भी बच्चे के बेस्ट इंटरेस्ट में है वही करना है, मतलब साइकोलॉजिकली, ना कि इकोनॉमिकली वगैरह नहीं। साइकोलॉजिकली क्या जरूरी है, कोर्ट उस हिसाब से डिसीजन लेता है, और ज्यादातर मेजॉरिटी केसेस में मदर्स को ही बच्चे की कस्टडी दी जाती है, और फादर के साथ जो राइट्स होते हैं वो
डिपेंड करता है कि किस टाइप के फादर के हालात माहौल हैं, कितना दिया जाना चाहिए, बच्चा कितना जाना चाहता है, बड़े सारे फैक्टर्स को कंसीडर करके देखा जाता है कि बच्चे को फादर के पास भेजा जाए या ना भेजा जाए, या कितना और कितनी देर के लिए भेजा जाए। ऐसे में और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है कि मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स को कांटेक्ट किया जाए। क्यों? क्योंकि बहुत सारी मैनिपुलेशंस हैं जो चल रही होती हैं, बच्चे को किसी तरह से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा रही होती है, और ये फेज एक ऐसा होता है जहां पर कि बच्चा सबसे ज्यादा अफेक्टेड होता है, क्योंकि यहां पर बहुत ही हिडन से कॉन्फ्लिक्ट्स दिखाई देते हैं। मतलब एक फादर क्या बोलता है मम्मी के बारे में, एक मम्मी क्या बोलती है फादर के बारे में, इसको बच्चा ठीक से जज नहीं कर पाता, बच्चा ठीक से इवेल्युएट नहीं कर पाता। पापा के एक्शंस को, मम्मी की एक्शंस को, पापा के प्यार को, मम्मी के प्यार को बच्चा ठीक से जज नहीं कर पाता, बच्चा मैच्योर नहीं होता। और ऐसे में अगर एनवायरनमेंट अगर बहुत ही लाड प्यार वाला भी क्यों ना हो, पर उस लाड प्यार का असर नहीं आता, क्योंकि अगर पेरेंट्स के मन में बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट बैठे हैं दूसरे पेरेंट के लिए, तो ऐसे में उस सेपरेशन का या पूरे उस डिवोर्स प्रोसेस का नेगेटिव असर बच्चे पर आएगा जरूर। इसलिए एक मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट की मदद से इस पूरे प्रोसेस को स्मूथ करना और भी जरूरी हो जाता है, ताकि किसी तरीके की मैनिपुलेशंस ना हो और किसी तरीके के फियर्स ना हो। कई बार मैनिपुलेशन होती नहीं है, पर एक पेरेंट के दिमाग में फियर हो सकता है कि दूसरा पेरेंट कुछ षड्यंत्र कर रहा है, और ये बहुत कॉमन चीज है, बहुत कॉमन है। तो ऐसे में एक साइकोलॉजिस्ट की इन्वॉल्वमेंट और भी जरूरी हो जाती है, ताकि पेरेंट्स समझे इस बात को कि एक दूसरे को मैनिपुलेट करने की बजाय, बच्चे के दिमाग में कुछ बातें भरने की बजाय, बच्चे के बेस्ट इंटरेस्ट में ही, बच्चे के फायदे के हिसाब से ही इस पूरे प्रोसेस को स्मूथ बनाया जा सके, ताकि आगे आने वाले टाइम में भी जब डिवोर्स हो जाएगा, उस टाइम में भी किसी ना किसी लेवल पर बच्चा दोनों पेरेंट्स से कनेक्टेड रहेगा। तो ऐसे में कैसे बच्चे के मानसिकता को, बच्चे के मेंटल हेल्थ को नर्चर किया जाए, ये बहुत जरूरी है, और दोनों पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी की ये मामला बनता है। मतलब मदर को भी, फादर को भी, दोनों को अपने अपने लेवल पर सोचकर ये डिसाइड करना है, सोचना है कि बच्चे के बेस्ट इंटरेस्ट में वो अपनी लड़ाइयों को, अपने कॉन्फ्लिक्ट्स और मैनिपुलेशंस को कैसे ज्यादा से ज्यादा रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स के अलावा जो ज्यादातर कोर्ट्स जिन्हें अपॉइंट करता है, जो कि मीडिएटर होते हैं, वो भी इस मामले में काफी अच्छा रोल प्ले करते हैं। पर अक्सर ऐसा देखा जाता है कि पेरेंट्स के आपस के कॉन्फ्लिक्ट्स को, जिसमें कि बच्चे की मेंटल हेल्थ या आपस की भी मेंटल हेल्थ को अगर ध्यान में रखा जाए, तो वो अक्सर नहीं किया जाता। यहां ज्यादातर मामले जो होते हैं वो बस डिस्प्यूट, डाउरी, वायलेंस, नेग्लेक्ट और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या जो भी चीजें, चीटिंग वगैरह जो भी चल रहा है, उन्हीं को मुद्दा बनाया जाता है। उन्हीं इश्यूज के बीच किसी तरह से मीडिएटर अपना एक भूमिका निभाता है। पर मेंटल हेल्थ, चाहे पेरेंट्स में से कोई एक वल्नरेबल पेरेंट हो जो ज्यादा सेंसिटिव और मेंटल हेल्थ इश्यूज से डील कर रहा हो, या बच्चे पर जो भी असर पड़ रहा है, मेंटल इश्यूज जो भी बच्चे में देखने में आ रहे हैं, उन सबको ध्यान में रखकर अगर मीडिएटर अपना काम करे और ध्यान में रखकर इस इंपॉर्टेंस को देखे कि हाँ बच्चे पर असर आ रहा है, उसके लिए सेंसिटिव होना जरूरी है, और जरूरत पड़ने पर एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की एक्सपर्ट गाइडेंस, व्यूज, सजेशंस, उनकी ऑब्जर्वेशंस, असेसमेंट्स का यूज किया जा सके, तो वो बेहद जरूरी है। क्योंकि कई बार पेरेंट्स या इनफैक्ट लॉयर्स और मीडिएटर्स जिन चीजों को नहीं देख पा रहे, एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल बहुत क्लियरली देख सकता है ऑब्जर्व करके कि बच्चा दूसरे नॉर्मल बच्चों के मुकाबले या अपनी पास्ट हिस्ट्री के हिसाब से बच्चे में कितना चेंज आया है। तो इसलिए मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की कंसल्टेशन बेहद इंपॉर्टेंट हो सकती है, और होनी भी चाहिए। खासकर इंडिया जैसी कंट्री में तो बेहद जरूरी है, क्योंकि हम वैसे ही इतना नेग्लेक्ट कर देते हैं, और पूरे डिवोर्स में तो नेग्लेक्ट करने के चांस फिर भी ज्यादा रहेंगे ही रहेंगे। एक फाइनल कमेंट, एक फाइनल व्यू पॉइंट यहां पर देना चाहूंगा कि जिन बच्चों में ऑलरेडी कोई मेंटल हेल्थ कंडीशन होती है, जैसे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ऑटिज्म, एडीएचडी या किसी और तरीके की कोई बिहेवियरल या इमोशनल प्रॉब्लम्स जो ऑलरेडी काफी टाइम से चल रही हैं, ऐसे टाइम पर बच्चे की कस्टडी किस पेरेंट को दिया जाए, बच्चे के साथ पेरेंट्स का बिहेवियर क्या हो, बच्चे से कितना देर, कितना टाइम पापा मिले, कितने दिन के लिए मिले, ये सारी चीजें और भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहां तक कि इसमें बच्चे का डेवलपमेंटल स्टेज, मतलब वो कितने साल का है, वो अपने डेवलपमेंट प्रोसेस में, जो कि नेचुरल ह्यूमन डेवलपमेंट होती है, उसमें किस स्टेज पर अभी है। 2-3 साल का बच्चा, उस पर पेरेंटल सेपरेशन का असर अलग पड़ेगा, 5-7 साल के बच्चे पर अलग पड़ेगा,
जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, या जैसे हम कहें कि जो बड़े बच्चे हैं जैसे 7-8 साल के या 10-12 साल के, उन पर इस सेपरेशन का असर ज्यादा इसलिए आता है क्योंकि बच्चा अब सोचना शुरू कर चुका है। 3-4-2 साल के बच्चों पर इतना ज्यादा असर नहीं आता अनलेस कि बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हो फैमिली में, जैसे कि वायलेंस रहा हो, गाली गलौच रहा हो, या इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स रही हो। तो ऐसे में अगर कोई ऑलरेडी सीवियर कंडीशंस मौजूद हैं, बच्चे के मेंटल हेल्थ इश्यूज मौजूद हैं, तो उसमें बच्चे को कितनी देर किस पेरेंट के पास रखना है, इसको ध्यान में रखना ज्यादा जरूरी है कि मदर के पास अगर ज्यादा टाइम के लिए कस्टडी दी जाए तो ये जरूरी हो सकता है, क्योंकि बच्चे को एक ऐसा पेरेंट चाहिए जो कि कंसिस्टेंटली उसके साथ अवेलेबल हो, इमोशनली अवेलेबल हो, जिसके साथ बच्चे का अच्छा अटैचमेंट बना हुआ हो। और बच्चा जिसके साथ ज्यादा रहेगा, मदर के साथ उसका नेचुरली ज्यादा अटैचमेंट होगा, तो वो सेपरेशन को वैसे भी फेस नहीं कर पाएगा, मतलब मदर से सेपरेट होने को फेस नहीं कर पाएगा। तो अगर उसे एक दिन के लिए भी पापा के पास भेजा जा रहा है तो हो सकता है कि बच्चे के लिए काफी टॉर्चरिंग हो जाए। इसलिए नहीं कि कैसे उसे ट्रीट किया जा रहा है, इसलिए क्योंकि वो मदर से सेपरेट हो रहा है। तो सेपरेशन एंजाइटी, एंगर और दूसरे डिप्रेशन के दूसरे इश्यूज बच्चे में तब और भी ज्यादा देखने में आएंगे क्योंकि बच्चा पहले से ही वल्नरेबल है। एडीएचडी बच्चे में एग्रेशन बढ़ सकता है क्योंकि एडीएचडी बच्चे को बड़ा स्ट्रक्चर्ड और बड़ा फिक्स्ड सा, कंसिस्टेंट सा एनवायरनमेंट चाहिए। नए एनवायरनमेंट में बच्चा बहुत ज्यादा जिद्दी, बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव हो सकता है। ऑटिस्टिक बच्चे में तो ये और भी ज्यादा चीजें देखने में आ सकती हैं। सेंसिटिव बच्चा है, बहुत ही एंग्शियस और बहुत ही डिप्रेस्ड हो सकता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स और ज्यादा बढ़ सकती हैं अगर बहुत ही इमेच्योर तरीके से, रैंडम तरीके से, लड़ाइयों में किसी तरह से बस बच्चे को अपनी तरफ खींचने की अगर कोशिश की जाएगी, तो ये सेंसिटिव एरियाज ध्यान में देने जरूरी हैं। इस वीडियो में जो जानकारी दी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लें और किसी ऐसे पर्सन से शेयर कर दें जिसके लिए जानकारी जरूरी होगी, क्योंकि आपके आसपास ऐसे लोग जरूर होंगे जो इस तरह के दौर से गुजर रहे होंगे, जैसे कि डिवोर्स, सेपरेशन हो गया या फिर बच्चे के ऊपर असर आ रहा है और आप देख रहे होंगे। तो ये वीडियो अगर इंपॉर्टेंट लगती है उनको साथ शेयर जरूर करें ताकि कुछ इंसाइट मिले और इस बारे में और जानने की कोशिश करें ताकि ज्यादा वेल इन्फॉर्म्ड तरीके से आप आगे अप्रोच कर पाएं। ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद।